हेलो दोस्तों। इमेजिन करो आप इंडिया में एक स्टील प्लांट ऑपरेट करते हो। आप कई सालों से यूरोपियन बायर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो और आपके प्राइसेस कंपेटिटिव भी हैं। लेकिन 1 जनवरी 2026 से शायद ये बदल सकता है। आपके यूरोप एक्सपोर्ट होने वाले स्टील के हर टन पे एक कार्बन टैक्स लगेगा। ये इस बेसिस पे कैलकुलेट होगा कि आपका प्लांट कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये पैसे यूरोप के नेट जीरो गोल्स के कलेक्शन में जाएंगे। यही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या सीबैम। और बहुत सारे प्लानिंग के बाद 2026 से ये ईयू के हिसाब से अपने डेफिनेटिव फेज में आ चुका है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। यह हर साल यूरोप को 20,000 करोड़ रुपीस का स्टील बेचता है। इंडिया और यूरोप के बीच सीबैम एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन का पॉइंट रहा है, क्योंकि इस रूल के कारण इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए स्टील बनाना और बेचना दोनों ही बहुत महंगा हो जाता है। हमने इस चैनल पे कई बार सीबैम को मेंशन किया है। इनफैक्ट सीबैम के अलावा यूरोप के नए कार्बन रिलेटेड रूल्स के कारण टाटा और जिंदल स्टील जैसे जायंट्स को अपने कार्बन इंटेंसिव यूरोपियन प्लांट्स को क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल्ड मशीन्स में बदलना पड़ रहा है। सीएसईपी नाम के एक पॉलिसी थिंक टैंक ने एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। इंडिया को सीबैम के बारे में क्या करना चाहिए। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये नहीं है कि इसका एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पैसों के बारे में है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सीबैम एग्जिस्ट ही क्यों करता है। आज के इस वीडियो में हम सीबैम के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूरोप सीबैम के थ्रू क्या सॉल्व करना चाहता है। फिर हम ये समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। हम सीएसईपी के रिसर्च पेपर के फाइंडिंग्स भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एफटीए ने कौन से प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं किए और इंडिया इसके बारे में क्या कर सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सीबैम के थ्रू यूरोप कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। 2005 से यूरोप एक ईयू एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम या ईयू ईटीएस नाम का एक कार्बन प्राइसिंग सिस्टम चला रहा है। इसमें ईयू इस बात पे एक लिमिट सेट करता है कि इसके अंडर कवर होने वाले सारे इंडस्ट्रीज मिलके कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं। कवर्ड सेक्टर में हर कंपनी जैसे स्टील, सीमेंट, पावर, एविएशन एटसेट्रा को इनके रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड के हर टन के लिए परमिट लगता है और ये परमिट्स ऑक्शन और ट्रेड किए जाते हैं। इस साल एक परमिट का कॉस्ट लगभग 65 यूरो है। ईयू हर साल जितना इन नॉर्म्स को टाइटन या स्ट्रिक्ट करता है, परमिट्स की सप्लाई भी कम होते जाते हैं और ये और महंगे हो जाते हैं। इसलिए कंपनीज को साफ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए पुश किया जा रहा है। लेकिन इससे यूरोपियन स्टील के कंपिटिटिवनेस के लिए एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनता है। अगर किसी यूरोपियन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड के हर टन के लिए 65 यूरो पे करना पड़ रहा है तो इनका स्टील महंगा हो जाता है। इसके साथ इंडिया और चाइना के स्टील यूरोप बहुत सस्ते में पहुंचते हैं। यूरोपियन स्टील मेकर्स अपना बिजनेस खोते जाते हैं और ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कम एफिशिएंट हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि फॉरेन कंपटीटर्स को सेम कॉस्ट बियर नहीं करने पड़ते। और तो और ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एक्चुअली कम नहीं होते। वॉल्यूम प्रेडिक्शंस बस उन देशों में शिफ्ट हो जाते हैं जिनके रूल्स ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। इकोनॉमिस्ट्स इसे कार्बन लीकेज कहते हैं। कई सालों के लिए ईयू ने ये फ्री अलाउंसेस के थ्रू मैनेज किया। मतलब ये कुछ इंडस्ट्रीज को जीरो कॉस्ट पे ये परमिट्स दे देते थे ताकि ये इंपोर्ट कंपटीशन से बच सके। लेकिन इस सब्सिडी के कारण कार्बन प्राइस का जो मैसेज था वो वीक हो गया और इंपोर्ट्स फिर भी बिना कार्बन कॉस्ट के ही आ रहे थे। तो शायद इस चीज का भी सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन यही था कि इंपोर्ट्स पे भी सेम कार्बन एमिशन रिक्वायरमेंट्स लगाए जाएं। सीबैम यही करना चाहता है। इसके साथ फ्री अलाउंसेस को 2034 तक फेज आउट कर दिया जाएगा। पर सीबैम काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। देखो, जब भी कोई कंपनी अब ईयू में स्टील इंपोर्ट करती है, इसे इस स्टील से जुड़े इक्वल कार्बन के लिए सीबैम सर्टिफिकेट सरेंडर करने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल टर्म्स में प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के हर यूनिट के लिए एक ईयू कार्बन प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेंसिटी मेजर करने का तरीका एक चैलेंज है। इंपोर्टर्स अपने एमिशंस इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करवा सकते हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो इस पे कंट्री ऑफ ओरिजिन के हिसाब से डिफॉल्ट रेट्स लगा दिए जाते हैं। जैसे इंडिया के लिए डिफॉल्ट है 1 टन स्टील के लिए 4.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड, चाइना के लिए ये 3.1 टन है। टाटा स्टील अपने रीसेंट अर्निंग्स कॉल में इसके इम्पैक्ट के बारे में काफ़ी ऑनेस्ट थे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर डिफॉल्ट रेट्स काफ़ी हाई हैं। जैसे चाइना के केस में 3.1 है और इंडिया के लिए 4.2 के आसपास है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि ये कैसे काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि डिमांड कंडीशंस कैसे भी हो, प्राइसेस में राइज तो होगा ही। उन्होंने स्टील एक्शन प्लान की भी बात की।
ईयू में दो बहुत फंडामेंटली अलग रेगुलेटरी ट्रिगर्स हैं जो प्राइसेस बढ़ाएंगे और ये इन्हें यूएस प्राइसेस की तरफ बढ़ा देंगे। इसके ऊपर से अनवेरिफाइड इंपोर्टर्स को मार्कअप्स भी फेस करने पड़ते हैं। टाटा स्टील ने इस पे भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सीबैम में मार्कअप देखा जाए तो 2026 में 10% का मार्कअप है और 2027 में 20% का। तो जब तक वेरिफिकेशन होगा तब तक मार्कअप बढ़ता रहेगा, इसलिए टेक्निकली प्राइसेस भी बढ़ने ही चाहिए। मतलब एक अनवेरिफाइड इंडियन स्टील प्लांट अगर 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने में 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है तो भी इसे ऐसे चार्ज किया जाएगा जैसे ये 4.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ऊपर से इसके ऊपर एक बढ़ता हुआ मार्कअप भी लगेगा। तो वेरिफिकेशन एक एफिशिएंट चॉइस है, लेकिन इंडियन फर्म्स ये नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास जरूरी डेटा ही नहीं होता। और इसी कंटेक्स्ट में सीएसईपी का पेपर जरूरी बन जाता है। रिसर्चर्स ने इंडिया का एक डिटेल इकोनॉमिक मॉडल बनाया और 3 सिनेरियोज चला के देखे। पहले सिनेरियो में इंडिया कुछ नहीं करता और सीबैम का पूरा चार्ज यूरोप को दे देता है। दूसरे सिनेरियो में इंडिया ईयू के अपने रेट्स पे अपना खुद का एक डोमेस्टिक कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करता है। लास्ट सिनेरियो में इंडिया ईयू के हाफ रेट पे एक डोमेस्टिक कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करता है और थोड़ा सीबैम भी पे करता है। सीएसईपी के हिसाब से पहला सिनेरियो इंडिया के लिए सबसे खराब है। जब सीबैम रेवेन्यू इंडिया में रहने की जगह बाहर चले जाते हैं तो करेंसी डेप्रिशिएट होती है। इससे इंपोर्ट के कॉस्ट बढ़ जाते हैं और हाउस होल्ड्स का परचेजिंग पावर भी कम हो जाता है। अर्बन हाउस होल्ड्स पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है क्योंकि इनके इनकम का एक बड़ा हिस्सा उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है जिसे सीबैम टारगेट करता है। सेकेंड सिनेरियो में इंडिया डोमेस्टिक टैक्स के थ्रू 2030 तक अपने जीडीपी के लगभग 1% के बराबर रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। इसे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो फुल डोमेस्टिक टैक्स सिनेरियो में इंडिया 2026 में ही 2,93 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमा लेगा। इवन थर्ड सिनेरियो में सीएसईपी अज्यूम कर रहा है कि जीडीपी के लगभग 5% के बराबर का रेवेन्यू जनरेट होगा। कंपेयर करें तो फर्स्ट सिनेरियो में ईयू इंडिया के एक्सपोर्ट से बस 5,500 करोड़ रुपीस कमाता है। इंडिया के रिएक्ट करने और ना रिएक्ट करने का रेवेन्यू गैप बहुत बड़ा है और अगर इंडिया टाइम पे स्टेप्स लेता है तो ये सारा रेवेन्यू इंडिया में ही रहता है। सीबैम के अंडर इंपोर्टर पे ईयू के कार्बन प्राइस और एक्सपोर्टिंग कंट्री में लगाए चार्ज के डिफरेंस का एक्स्ट्रा चार्ज ही लगाया जाता है। अगर इंडिया का डोमेस्टिक कार्बन प्राइस ईयू के रेट के बराबर होता है तो सीबैम चार्ज 0 हो जाता है। अगर डोमेस्टिक टैक्स रेट हाफ होता है तो सीबैम भी हाफ हो जाएगा। हमने कुछ दिन पहले ही इंडिया ईयू एफटीए पे डिटेल्ड वीडियो बनाया था। ये दोनों साइड्स के लिए सबसे बड़ा ट्रेड डील है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। इस एफटीए ने टेक्सटाइल्स, ऑटो और फार्मा में बहुत समय के प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेकिन सीबैम पे इंडिया को ईयू से कोई एक्सेप्शंस या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। इसके बदले एक रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया जो तब इफेक्ट में आ जाएगा जब सीबैम के कारण इंडिया को एफटीए में प्रॉमिस्ड कोई ट्रेड बेनिफिट नहीं मिल पाता। ये सीबैम से होने वाले फ्यूचर हार्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, लेकिन ये सीबैम को हटाता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ईयू सीबैम पे नेगोशिएट नहीं करना चाहता। ये फाउंडेशनल क्लाइमेट पॉलिसी है और इंडिया को इससे नेगोशिएट करने की जगह इसके साथ अडाप्ट करना होगा। वेरिफिकेशन को इंप्रूव करना अडाप्टेशन का सबसे पहला स्टेप है। जो इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स ये दिखा सकते हैं कि उनका कार्बन इंटेंसिटी 4.2 टन से कम है, उनके लिए वेरीफाई होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है। जेएसडब्ल्यू और सेल जैसे बड़े प्लेयर्स के लिए ये एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम भी है, लेकिन छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक चैलेंज हो सकता है। डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग भी एक जरूरी स्टेप है। इंडिया सीसीटीएस या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम डेवलप कर रहा है। ये बेसिकली ईयू ईटीएस का एक इंडियन वर्जन है। अगर इंडिया में एक फंक्शनिंग डोमेस्टिक कार्बन प्राइस होगा तो इंडियन एक्सपोर्टर्स इसे सीबैम लायबिलिटी के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं। सीएसईपी के हिसाब से डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग तुरंत शुरू कर देना चाहिए। इसका रेट फिलहाल लो रखना चाहिए क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसके रेवेन्यू का यूज इससे अफेक्ट होने वाले इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करने में होना चाहिए। ईयू का क्लाइमेट प्रेशर एक तरह से इंडिया के इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर बन रहा है। ये एक ऐसा काम कर रहा है जो इंडिया को कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक इंडियन एक्सपोर्टर्स अनवेरिफाइड रहेंगे इन पे लगने वाला मार्कअप भी बढ़ता रहेगा। इंडिया डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग जितना डिले करता है, इससे यूरोप में रेवेन्यू जाता रहेगा। इंडिया को सीबैम रिजेक्ट करने की जगह ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि इससे डोमेस्टिकली वैल्यू सेव हो पाए। आपको क्या लगता है, इंडिया सीबैम के साथ और कैसे बेटर डील कर सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।